एपिसोड 117। रिया की फूड ब्लॉगिंग एंड तानिया फरार। कहानी अब तक। मिस्टर रहीजा ने कहा, पिछले 10 सालों से, लेकिन उसने इसकी ट्रीटमेंट लेना 7 साल पहले ही शुरू किया था। वो भी मिसेस माथुर उसे मेरे पास लेकर आई थी और उन्होंने ही मुझे कहा था उनकी इस कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाए, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड मिस्टर माथुर को भी नहीं। अब ऐसा क्यों था ये तो मुझे पता नहीं। वैसे हर बार वक्त के साथ उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि मिस्टर माथुर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि वो मिस तानिया के डैड थे और उनसे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं था। क्योंकि कहते कहते मिस्टर रहीजा रुक गए। मिस्टर रहीजा की अधूरे बात को सुनकर शिवांश ने अपने भ्रूण सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों, किसे, आपका क्या मतलब है? क्या कुछ और भी है? तो मिस्टर रहीजा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, क्योंकि हर बढ़ते वक्त के साथ वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी और अब उसकी कंडीशन ऐसा है कि अगर वो अपने दवाई वक्त पर नहीं लेती है अब आगे तो गुस्से में आकर वो किसी की भी जान ले सकती है। उन्हें अपने इमोशन पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, पर ऐसे पेशेंट का खुले आम घूमना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ये बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले एक्सप्रेशन आ गए। वो समझ गया कि तानिया शिवी के सामने इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो जाती थी। उसने डॉक्टर रहेजा से कहा, ठीक है डॉक्टर, अगर मुझे आपसे कुछ और पूछना होगा तो मैं आपसे खुद मिलने आ जाऊंगा। आप जा सकते हैं। शिवांश की बात सुनकर डॉक्टर रहेजा खड़े हुए और रूम से बाहर चले गए। तभी सामने रखा शिवांश का फोन रिंग करने लगा, तो शिवांश ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। तभी सामने वाले की बात सुनकर शिवांश की पकड़ गुस्से से अपने फोन पर कस गई और वो सोफे से खड़े होकर गुस्से से सामने वाले पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, तुम लोग कर क्या रहे थे और वो ऐसे कैसे भाग सकती है? कहकर शिवांश ने फोन डिस्कनेक्ट किया और केबिन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शिवांश एक बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सामने खड़े आदमियों को घूर रहा था। वो सभी आदमी थर थर कांप रहे थे। शिवांश ने अपने सट आवाज में पूछा, तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली गई क्या? तुम लोगों को इसी बात के लिए इतने पैसे देता हूँ मैं? उसमें से एक आदमी ने डरते हुए कहा, आपने ही कहा था कि उस लड़की को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें काबू में कर सके बिना उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा तेज थी, उसने तो हमारे कुछ आदमियों को जख्मी भी कर दिया है। दूसरे आदमी ने कहा, या तक कि उसने मेरी गान ले ली और उसी के सहारे वो यहाँ से भागी थी। हमारे एक आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उस पर गोली भी चला दी। शिवांश ने गुस्से से सामने पड़ी टेबल को जोर से लात मारते हुए कहा, तो उसका पीछा क्यों नहीं किया? वो आदमी कोई जवाब देते कि तभी वहां पर एक आदमी भागता हुआ आया और हंसते हुए बोला, बॉस, हमने उस लड़की का पीछा किया और वो लड़की जिस गाड़ी में बैठकर भागी थी वो गाड़ी पुल की रेलिंग को तोड़कर पानी में जा गिरी। ये सुनकर शिवांश एकदम शॉक होकर खड़ा हुआ। व्हाट? तानिया की गाड़ी पानी में जा गिरी? क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की? तो सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस, हमने पानी में उन्हें सब जगह ढूंढा पर हमें वो कहीं नजर नहीं आई। हमें तो लगता है कि वो आप पानी में डूबकर मर चुकी होगी। शिवांश ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, जा शट अप, पहले मुझे उसकी लाश लाकर दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि वो मर चुकी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे ढूंढो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग पर अपना पकड़ कसते हुए कहा, नहीं तानिया, तुम ऐसे तो नहीं मर सकती। सोचते हुए ही शिवांश के चेहरे पर एक भाव आकर गुजर गया। आखिर शिवांश तानिया के साथ 10 सालों से रिलेशनशिप में था। भले ही अब वो तानिया से नफरत करता था, क्योंकि तानिया ने उसके इमोशन का फायदा उठाया था।
लेकिन फिर भी वो ये तो नहीं चाहता था कि तानिया मर जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो खुद से ही बोला, लेकिन अगर वो जिंदा है तो मतलब शिबी कहीं ना कहीं खतरे में है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा किसी भी हालत में। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ रिया अपनी केबिन में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रही थी। दरअसल वो लैपटॉप पर अपने नए सोचे समझे हुए बिजनेस के लिए एक ऐड बना रही थी, जिसे वो सोशल मीडिया पर प्ले करके उसके मार्केटिंग कर सके। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ तो वो एक्साइटेडमेंट में उछलते हुए बोली, सोशल मीडिया पर सब जगह मैं इस ऐड को पब्लिश कर दूंगी और फिर सब जगह मेरे इस नए बिजनेस का ही नाम होगा। रिया ने जल्दी से पेन ड्राइव निकालकर टेबल पर रखी और प्रिंटर के पास जाकर सारे पेपलेट कलेक्ट किया। उन पेपलेट को उठाकर रिया अपने केबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद ऑफिस की सभी लड़कियां ने रिया को घेरे हुए था और रिया उन सभी टेबलेट को उन लड़कियों को बांटते हुए बोली, वहां जाकर बस मेरे नाम ले लेना, तुम सभी को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक लड़की ने उस पेम्पलेट को देखते हुए कहा, रिया क्या वाकई में वहाँ की भेलपुरी बहुत टेस्टी है? तो रिया ने अपने एटीट्यूड के साथ कहा, अरे मैं तो उसकी फैन हूँ फैन। और तुम्हें पता है मैंने इस शहर के हर ठेले की भेलपुरी खाई हुई है, लेकिन छोटन भैया के हाथ की भेलपुरी का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। तुम एक बार जाकर तो देखो। रिया वहां खड़ी होकर छोटन भैया के भेलपुरी की तारीफों का बखान कर ही रही थी कि तभी राजीव ने वहां जाकर सख्त आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? क्या कोई काम धाम नहीं है? राजीव को देखकर वो लड़कियां जल्दी से वहां से गायब हो गई। फिर राजीव ने रिया से कहा, रिया ये सब क्या हो रहा है? तो रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस ऐसा ही हम कुछ बात कर रही थी। तो राजीव ने उस पर भड़कते हुए कहा, रिया तुम्हें बात करने का वक्त मिल गया क्या? तुम भूल गए हो कि मीटिंग का वक्त हो गया है और तुम्हें इस वक्त मीटिंग रूम में होना चाहिए। तभी रिया को याद आया कि आज एक जरूरी मीटिंग थी और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत पहले ही राजीव ने उससे कहा था। रिया ने जल्दी से अपने केबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस मैं अभी आई। वो पेन ड्राइव मेरी टेबल पर ही रखी हुई है। दरअसल वो प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव थी जो रिया के पास थी। राजीव ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, ज्यादा देर मत करना वरना बस का गुस्सा फिर तुम पर ही भड़केगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। रिया जल्दी से अपने केबिन में आई और टेबल पर रखी हुई पेन ड्राइव को उठाकर जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रिया भागते हुए मीटिंग रूम में आई। इस वक्त सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। वही विराज अपने चेयर पर बैठा हुआ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए टेबल को अपने उंगलियों से टैप कर रहा था और रिया के ही आने का इंतजार कर रहा था। विराज ने एक नजर रिया की तरफ देखा पर रिया उसे पूरी तरह से इग्नोर कर राजीव की तरफ बढ़ गए और उसके हाथ में वो पेन ड्राइव देते हुए बोली, इसमें है सारे डिटेल्स जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। कहकर रिया जैसे ही अपने चेयर की तरफ बढ़ने लगी तभी विराज ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज की प्रेजेंटेशन तुम दोगी। रिया का ये सुनना था कि उसके बढ़ते कदम रुक गए। वो विराज पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसे ध्यान आया कि वो मीटिंग रूम में अकेली नहीं है, बाकी सभी बिजनेसमैन भी यही मौजूद है। इसीलिए फिलहाल के लिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बहुत ही पोलाइट वे में धीरे से विराज से कहा, पर सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि आज से पहले मैंने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी है। इस वक्त रिया विराज के चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई थी तो विराज ने रिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इट्स माई ऑर्डर, आज का प्रेजेंटेशन तुम दोगी। रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और मन ही मन गालियां देते हुए कहा, ये तुम जानबूझकर कर रहे हो ना विराज? अकेले में मिलो, तुम्हारी सारी हैकरी ना निकाल ना दूं, मैं भी रिया ठाकुर नहीं। रिया ये सब आंखों से ही जाता रही थी लेकिन फेस पर उसने एक 440 वोल्ट की स्माइल चिपकाई हुई थी। तभी राजीव ने रिया के पास आकर कहा,
ये लो रिया पेन ड्राइव और जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू करो, मीटिंग का टाइम हो गया है। ऐसा नहीं था कि रिया ने इससे पहले कभी प्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी। दरअसल वो जानबूझकर विराज के सामने खुद को इस जॉब के लिए अनाड़ी प्रूव करना चाहती थी, ताकि विराज खुद ही उसे इस जॉब से निकाल दे। जॉब की रिया प्रोफेशनली बहुत ही अच्छी थी, भले ही वो रियल लाइफ में पूरी झल्ली रही हो। और ये बात विराज राजीव से जान चुका था, इसीलिए उसने जानबूझकर आज रिया को प्रेजेंटेशन के लिए कहा था। रिया ने विराज को घूरते हुए ही पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया और सामने की तरफ बैठे हुए सभी बिजनेसमैन से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वहां पर एक आवाज गूंजने लगी। हाय, मैं हूँ रिया। आज मैं सबको मिलवाती हूँ इस शहर के सबसे बेस्ट ठेले वाले भैया छोटन भैया से। उनके यहाँ के खाने की क्या ही कहना, अरे 5 स्टार होटल तक इनके आगे फेल है। दरअसल सामने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले हो रही थी, जहां पर रिया फुल ब्लॉगर की तरह छोटन भैया का इंटरव्यू ले रही थी और उनकी भेलपुरी की तारीफों के पुल बंधे जा रही थी। वही रिया की आंखें तो ये वीडियो देखकर बाहर आने को ही थी। बाकी बिजनेसमैन अजीब नजरों से कभी रिया को तो कभी उस वीडियो को देख रहे थे और आपस में ही खुसुर फुसुर कर रहे थे। वही विराज के एक्सप्रेशन का तो कहना ही क्या। इस वक्त रिया का तो मन कर रहा था कि यही जमीन खोदकर उसी में ही खुद को दफन कर ले। विराज को तो देखकर ही लग रहा था जैसे वो उसे अपने आंखों से ही शूट कर देगा। वही राजीव का तो मन हुआ कि दीवार से जाकर अपना सर ही फोड़ ले। इतनी जरूरी प्रोजेक्ट में रिया के इस फूड ब्लॉगिंग वाली वीडियो का चलाना कहीं ना कहीं उनकी कंपनी के रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। उसने जल्दी से जाकर पेन ड्राइव को लैपटॉप से बाहर निकाला और सभी बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, वी रिग्रेट द इंटरप्शन, द मीटिंग विल रिज्यूम इन द नेक्स्ट 5 मिनट। उसने फेक स्माइल के साथ रिया की तरफ देखा और उसे बाहर चलने का इशारा किया। विराज तो अभी भी उसे बुरी तरह से घूर रहा था। रिया ने अभी वहां से भागना ही सही समझा और वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गए। राजीव उसे बाहर लेकर आया और पूछा, ये क्या है रिया, तुम पागल हो क्या? इतने बड़े प्रोजेक्ट में तुम ऐसे ब्लंडर कैसे कर सकती हो? प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव कहाँ है? रिया ने राजीव के हाथ से पेन ड्राइव लेते हुए कहा, राजीव वो क्या है ना, मैं गलती से गलत पेन ड्राइव उठाकर ले आई। मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम बस यह संभाल लेना। कहकर रिया भागते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। राजीव ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आप तो इसे बॉस के गुस्से से भगवान भी नहीं बचा सकता। कहकर वो वापस मीटिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद रिया पेन ड्राइव लेकर वापस रूम में आई और फिर एक स्माइल के साथ सबको ग्रेट करते हुए पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया। इसी के साथ एक नजर विराज की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि आज रिया की खैर नहीं। रिया ने डर की वजह से अपना गला तान किया और फिर अपना गला साफ करते हुए प्रेजेंटेशन देने लगी और उसने प्रेजेंटेशन को काफी अच्छे से हैंडल किया था। हालांकि रिया ने तो पहले सोचा था कि वो प्रेजेंटेशन खराब कर देगी, लेकिन अभी उसने इतना बड़ा ब्लंडर किया था, अब तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देने के दौरान उसने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा था। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हुई और एक एक कर सभी बिजनेसमैन वहां से जाने लगे। एपिसोड 118 टॉर्चर कहानी अब तक। रिया ने राजीव के हाथ से पेन ड्राइव लेते हुए कहा, राजीव वो क्या है ना, मैं गलती से गलत पेन ड्राइव उठाकर ले आई। मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम बस यह सामान लेना। कहकर रिया भागते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। राजीव ने उसे जाते हुए देखा और अपने सिर ना में हिलाते हुए कहा, आप तो इसे बॉस के गुस्से से भगवान भी नहीं बचा सकता। कहकर वो वापस मीटिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद रिया पेन ड्राइव लेकर वापस रूम में आई और फिर एक स्माइल के साथ सबको ग्रेट करते हुए पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया। इसी के साथ एक नजर विराज की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि आज रिया की खैर नहीं। रिया ने डर की वजह से अपना गला तान किया
और फिर अपना गला साफ करते हुए प्रेजेंटेशन देने लगी और उसने प्रेजेंटेशन को काफी अच्छे से हैंडल किया था। हालांकि रिया ने तो पहले सोचा था कि वो प्रेजेंटेशन खराब कर देगी, लेकिन अभी इसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, अब तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देने के दौरान उसने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा था। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हुई है और एक एक कर सभी बिजनेसमैन वहां से जाने लगी। अब आगे रिया ने भी राजीव से कहा, अच्छा राजीव, मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ। पर इससे पहले कि रिया रूम से बाहर आ पाती, उसे अपने हाथ पर किसी के मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। उसने पलटकर विराज की तरफ देखा जो उसके हाथों को पकड़े हुए था। वही राजीव ने विराज को इतना गुस्से में देखकर मन ही मन कहा, आप तो रिया को भगवान भी नहीं बचा सकता। राजीव बेटा निकल ले, वरना तू भी लपेटे में आ जाएगा। राजीव चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। वही रिया ने विराज से कहा, ओ प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हुआ ना, सब लोगों ने कितनी अच्छी तारीफ की, पर कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। पर विराज ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया। तभी रिया ने नोटिस किया कि विराज उसे अपने केबिन में ले जाने की बजाय उसके प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले जा रहा है। उसने विराज की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और मैंने कहा ना, गलती से ऐसा हो जाता है। पर विराज उसे अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट में लेकर आया और उसका बटन दबाकर उसकी तरफ गुस्से से घुरा तो रिया की बलती ही एकदम से बंद हो गए और वो मन ही मन बोली, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे रिया, कुछ कर, किसी भी हालत में इसके साथ तुझे नहीं जाना है, पता नहीं ये तेरे साथ क्या करेगा। कुछ ही देर में रिया विराज के साथ पार्किंग एरिया में खड़ी थी। विराज ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे अपने साथ ले जाने लगा, रिया पूरी कोशिश कर रही थी कि एक भी कदम आगे ना बढ़े। विराज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। विराज ने काफी सख्ती से उसका हाथ खींचकर अपने साथ लिफ्ट से उसे बाहर निकल दिया। रिया वही फर्श पर बैठ गई। उसे लगा था कि ऐसे विराज उसको साथ में नहीं ले जा पाएगा, पर विराज भी उसे अभी कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसे वैसे ही फर्श पर घसीटते हुए अपने साथ अपने गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। रिया पूरी कोशिश कर रही थी विराज से छूटने की। इस वजह से वो काफी फनी तरीके से फर्श पर घिसट रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। वही विराज तो उसे ऐसे खींच रहा था जैसे उसने किसी सामान को पकड़ रखा है। उसने अपने कार का डोर ओपन किया और रिया को सीधा खड़ा करना चाहा। इस पर रिया ने विराज पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, सुना तुमने? वो जैसे ही घुटनों के बल वहां से भागने के लिए आगे बढ़ी, विराज ने उसके बाहें पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे उठाकर किसी सामान की तरह फ्रंट सीट पर पटक दिया। और इससे पहले कि रिया कुछ कहती, विराज ने तेज आवाज के साथ दौड़ बंद कर दिया। रिया बेचारी एक बार फिर से अरे टेरे तरीके से विराज की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो खुद को सीधा करते हुए बोली, इसने मुझे समझ के क्या रखा है, जैसे मर्जी आए मुझे अपने गाड़ी में पटक देता है। इसकी तो मैं। इसके आगे रिया एकदम चुप हो गई क्योंकि विराज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और उसने एक नजर रिया को घूर कर देखा, जैसे उसे वार्न कर रहा हो कि अगर एक शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला ना रिया, तो तुम्हें जिंदगी भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रिया जैसे इस वार्निंग को समझ गई थी और चुपचाप सिमट कर डोर से चिपक कर बैठ गई थी। विराज ने अपने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते रिया डोर से चिपकी हुई बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं ये विराज नाम का शैतान उसे ठिकाने लगाने के लिए तो नहीं ले जा रहा है। पूरे रास्ते रिया तो यही सब सोचती रही। तभी विराज की गाड़ी उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। रिया अभी भी अपने सोच में खोई हुई थी कि विराज उसे ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ क्या क्या कर सकता है। तभी उसका साइड का डोर ओपन हुआ। विराज ने उसे गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा अपने कंधे पर डाल लिया। रिया विराज की हरकत से एकदम से चौंक सी गई। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि विराज ने क्या किया,
विराज अब रिया को कंधे पर उठाए मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वही रिया विराज की पीठ पर मुक्के बरसाते हुए उस पर चिल्ला रही थी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, नीचे उतारो। तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी किया ना विराज सिंघानिया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगर तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की ना, तो सारी जिंदगी चुड़ैल बनकर ऐसे ही तुम्हारे कंधे पर सवार रहूंगी। लेकिन विराज को उसकी धमकियों से धेले का फर्क नहीं पड़ा। वो उसे मेंशन के पीछे बने एक बड़े से रूम में लेकर आया और झटके से उसे उतार कर एक बड़ी सी टेबल पर पटक दिया। रिया इससे पहले कि कुछ समझ पाती, विराज ने उसके दोनों हाथों को उस टेबल की साइड में ही बनी हुई एक रस्सी से बांध दिया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसे कहाँ लेकर आया है, क्योंकि वो रूम बहुत ही अजीब सा था। वहाँ पर सिर्फ लाल रंग की रोशनी बिखरी हुई थी और एक भी खिड़की वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसे विराज के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, खोलो मेरा हाथ। देखो, तुम जो करना चाहते हो ना, वो सही नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं कर सकते। विराज ने साइड में ही रखे हुए टेबल से एक बड़ा सा चाकू उठाया और उसे दिखाते हुए कहा, छोटी सी गलती। तुम्हें लगता है जो तुम बदतमीजी से बात करती हो वो तुम्हारी छोटी सी गलती है? आज इतनी बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में तुमने इतना बड़ा ब्लंडर किया, वो एक छोटी सी गलती है? तुम वही हरकतें करती हो जो मुझे पसंद नहीं है, वो एक छोटी सी गलती है ना? फिर उस चाकू को रिया के गले पर लगाते हुए अपने डरा देने वाली आवाज में कहा, एक छोटी सी गलती आज मैं भी करता हूँ, तुम्हारी जान लेकर। कहकर विराज ने उस चाकू को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज तो आओगी नहीं, इसीलिए तुम्हारा किस्सा ही आज हमेशा के लिए बंद खत्म कर देता हूँ। कहकर उसने चाकू से रिया पर वार किया और उस पूरे रूम में रिया की चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से अपने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अपना आसपास देखा। तभी उसकी नजर सामने बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठे हुए विराज पर गई, जो अपने दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर टिकाए हुए उसे ही घूर रहा था। रिया इस वक्त मेंशन के हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। दरअसल जब उसे विराज को वो चाकू अपने तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो डर की वजह से बेहोश हो गई थी। इस वजह से विराज उसे अपने साथ यहाँ ले आया था। विराज को देखकर रिया एकदम उछलकर सोफे पर बैठ गई और खुद को चेक करने लगी, क्योंकि विराज को देखकर उसे याद आ गया था कि विराज ने इससे पहले उसके साथ क्या बिहेव किया था। तभी विराज ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अभी तो सही सलामत हो, लेकिन अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो वो भी नहीं रहोगी। रिया सोफे पर सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। विराज ने दोबारा कहा, अब तुम कोई सफाई देना चाहोगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने इंटरेस्ट की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भाग ले, जान है तो जहान है। कहकर रिया जल्दी से सोफे से उठी और मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उससे पहले ही विराज ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। रिया हवा में ही हाथ पैर चलाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन विराज ने उसे वापस सोफे पर पटकते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और अपना एक घुटना टिकाकर रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, जवाब दिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में, बोलो, वरना जो काम अधूरा छोड़ा है उसे मैं अभी पूरा कर दूंगा। विराज ने अपने कमर के पीछे लगी हुई गन को निकालकर रिया के फोरहेड पर तान दिया। बंदूक को देखकर रिया की तो बलती भी बंद हो गई और उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। वो अपने आंखें बड़ी करके कभी उस गन को तो कभी विराज को देख रही थी। विराज ने उस गन की ट्रिगर पर प्रेस करते हुए कहा, बोल रही हो या? वही डर से रिया की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से आवाज निकालते हुए बोली, पहले इसे हटाओ फिर बताऊंगी। विराज ने गन को वापस अपने कमर के पीछे की साइड लगाया
और रिया ने धीरे धीरे कर विराज को सब बता दिया कि कैसे वो एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी। रिया की ऐसे स्टूपिड बातें सुनकर विराज ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, मतलब तुम सोच रही हो कि तुम उस भेलपुरी वाले के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोलो और उससे तो इतना पैसा कमाओगे कि मेरी कंपनी को टेक ओवर करोगी। विराज रिया के ऊपर से उठ गया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, वैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब से ख्याल आते कहाँ से है? रिया भी जल्दी से सीधे बैठ गई और मुंह बनाते हुए विराज से बोली, अजीब नहीं है, ये मेरा खुद का बिजनेस आइडिया है और देख लेना, एक दिन मेरा ये बिजनेस पूरे दुनिया में फेमस होगा, फिर मैं तुम्हारी कंपनी को भी टेक ओवर कर लूंगी और फिर बनाऊंगी तुम्हें अपना असिस्टेंट और उसी तरह से तुम्हें टॉर्चर करूंगी जैसे कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। रिया फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह गई थी।